अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये है ट्रांस इफेक्ट। ओके, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी बताऊंगा कैसे पूछे गए हैं। पहले मैं इसकी डेफिनेशन और इसको एग्जांपल से बताता हूं। तो देखो, ये जो ट्रांस इफेक्ट ये क्या है, ये कहता है कि सपोज ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यहां एक लिगेंड है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है। तो जब किसी पर्टिकुलर लिगेंड की ट्रांसपोजिशन में, जैसे मान लो एक लिगेंड यहां है और उसकी ट्रांसपोजिशन यहां है, जब किसी पर्टिकुलर एक लिगेंड की ट्रांसपोजिशन में कोई दूसरा लिगेंड हो और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, तो वो ट्रांसपोजिशन का लिगेंड न्यूक्लियोफाइल से क्या हो जाए, हट जाए। मींस एक इनकमिंग लिगेंड उसको हटा दे और स्वयं उसकी पोजीशन में जुड़ जाए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांस इफेक्ट। मींस होता है कि किसी पर्टिकुलर सर्टेन लिगेंड, जिसे बोलते हैं ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड, जब उसकी पोजीशन में कोई दूसरा लिगेंड हो और वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाए इसके इफेक्ट से और इजीली वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हट जाए, इन चारों में से वही हटे, तो हम इसको बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट। तो यही मैंने लिखा है कि द लेवलाइजेशन मेकिंग मोर रिएक्टिव ऑफ लिगेंड ट्रांस टू सर्टेन अदर लिगेंड, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड। क्या बोल सकते हैं, ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड। ओके, फिर से सुने, द लेवलाइजेशन मेकिंग मोर रिएक्टिव ऑफ लिगेंड ट्रांस टू सर्टेन अदर लिगेंड, जिसको हम बोलेंगे ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड, इज कॉल्ड ट्रांस इफेक्ट। समझ गए बच्चों कि किसी पर्टिकुलर ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप की ट्रांसपोजिशन में जो लिगेंड है, अगर वो उस डायरेक्टिंग ग्रुप की कारण उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, उसका लेवलाइजेशन बढ़ जाता है, लेवाइल हो जाता है, वो लिगेंड बहुत इजी हट जाता है, तो इसका ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप का यही क्या कहलाता है, ट्रांस इफेक्ट। ड्यू टू दिस इफेक्ट लिगेंड प्रेजेंट टू द ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप। समझ गए बच्चों कि जो लिगेंड ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप की ट्रांसपोजिशन में है इज इजीली रिप्लेस्ड बाय अदर लिगेंड हैविंग मोर ट्रांस इफेक्ट टू इट, जिसका तो वो उस पर्टिकुलर लिगेंड से हट जाएगा जिसका ट्रांस इफेक्ट इसके मतलब जो हट रहा है उससे कहीं ज्यादा हो। तो समझ गए बच्चों कि किसी दूसरे लिगेंड, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसडेसिक लिगेंड, की ट्रांस स्थिति में उपस्थित लिगेंड जब अपने से अधिक प्रभावी ट्रांस प्रभाव वाले लिगेंड से प्रतिस्थापित हो जाए, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांस इफेक्ट। देखो कैसे, सपोज ये है टी, ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड, ये ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप मेटल आयन हो गया ये, और ये ग्रुप है जो कि हटना है, इसकी ट्रांसपोजिशन में एक्स है, यहां एक इनकमिंग लिगेंड है, ये दोनों लिगेंड एक से हैं। हम यहां देखें ट्रांस इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स ऐसा है, ट्रांस टी का सबसे ज्यादा है, उससे कम है एल का, सॉरी उससे ज्यादा है एस का, और उससे कम है एक्स का, मतलब सबसे ज्यादा टी, उससे कम एल, उससे कम एक्स। तो अब ऐसा क्या होगा, तो जो इन चारों या जितने भी लिगेंड्स जुड़े हुए हैं उनमें से जो सबसे कम ट्रांस इफेक्ट रखता है, ध्यान रखें, वही सबसे पहले हटता है। तो और जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट रखता है उसकी पोजीशन, जो ट्रांसपोजिशन है, उसी की ट्रांसपोजिशन का वो ग्रुप हटेगा। तो यहां पर इनकमिंग ग्रुप आया, इसने एक ट्रांजिशन स्टेट बनाई, ये क्या बन गई बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट टीएस। ये दो लिगेंड थे, ये लिगेंड इस तरफ झुक गया और ये वाई इनकमिंग ग्रुप इसके साथ पार्शियली अटैच्ड हो गया, ये था। बाद में ये ग्रुप हट गया यहां से, एक्स लिविंग ग्रुप या लिविंग लिगेंड के फॉर्म में, और इस तरह से टी की ट्रांसपोजिशन में कौन आ गया, वाई ग्रुप। जबकि ये दोनों लिगेंड तो सेम थे, इसलिए दोनों का ट्रांस इफेक्ट तो बराबर था, बट टी का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होने से वाई क्या हो गया, उसकी ट्रांसपोजिशन में था, इसलिए वो हट गया। अगर यही ट्रांस की ट्रांसपोजिशन में एल कर दें और वाई को यहां कर दें, तो हम कहेंगे कि यहां मतलब एक कंडीशन ऐसी बना दें कि यहां पर हम टी ले लें और यहाँ L और X, और अब यहाँ Y लाएं, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर T और यहाँ पर Y हो जाएगा, यहाँ L और ये क्या होगा, X। क्यों? क्योंकि T का ट्रांस इफेक्ट L से भी ज्यादा है। तो T अपनी ट्रांसपोजिशन में चाहे L आ जाए और चाहे X आ जाए। समझ गए बच्चों? फिर से समझ लो आप कि ये था Y इनकमिंग ग्रुप,
T की ट्रांसपोजिशन में X है, इनका ट्रांस इफेक्ट इस तरह से सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट है T का, फिर L का, फिर X का। तो इसने अपनी ट्रांसपोजिशन में X था, पहले ट्रांजिशन स्टेट बताई और उसको हटा के और Y को एंटर कर दिया। अब मान लिया जाए कि मैं आपसे ऐसा दे दूं, L यहाँ है और X ये है, और आपको ट्रांस इफेक्ट का ये ऑर्डर पता है। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा ग्रुप हटेगा, तो ध्यान रखें जो स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिंग ग्रुप है, ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप, उसकी ट्रांसपोजिशन का ही ग्रुप हटेगा। मींस यहां पर हम ये कहें कि ये स्थिति बन जाएगी और ये X था, फिर यहां पर ये आएगा और यहां पर आपने देखा X हो गया और यहां कौन हट गया, L। जबकि X किसी को भी नहीं हटा पाएगा इन दोनों में से, ना तो L को ना T को। तो T ने इन दोनों को हटा दिया, ठीक है। L अगर हम देखें तो L X को हटा सकता है, लेकिन X किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं करता। तो इस तरह से यही क्या कहलाता है बच्चों, ट्रांस इफेक्ट की एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जब एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिंग ग्रुप जो होता है, ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप, उसकी ट्रांसपोजिशन में जब कोई लिगेंड होता है तो वो ज्यादा लिवाइल नेचर का हो जाए, ज्यादा रिएक्टिव नेचर का हो जाए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस इफेक्ट। ये लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहले सब्स्टिट्यूट होकर निकल के बाहर हो जाएगा। अब इसमें आपको ट्रांस डायरेक्टिंग जो नेचर है उसका एक ऑर्डर बताता हूं, जिसके बेस पर आप फिर ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट समझ सकते हैं। पहले यहां तक नोट कर। अब देखो बच्चों, ये है ट्रांस डायरेक्टिंग ऑर्डर, यही मेन इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं, और भी बहुत सारे हैं लेकिन सबकी आपको जरूरत नहीं है, इनको पर्टिकुलर याद कर लें। और हैलोजन, मेनली हैलोजन, साइनाइड, CO और अमोनिया और H2, इनका सबसे ज्यादा यूज आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड है। ओके, इस तरह से H2। तो ये है, देखो यहां पर ये कह रहा है कि जो CN- ग्रुप है वो सबसे स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिंग ग्रुप रखता है। जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो अपने से वीक जो भी या अपने से नीचे आने वाले ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप को अपनी ट्रांसपोजिशन में होने से हटा सकता है, उसको एक्टिव बना सकता है। मींस साइनाइड की ट्रांसपोजिशन में इनमें से कोई भी लिगेंड लगा दें, उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है या लिगेंड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है उस लिगेंड द्वारा जो उसके जो लिविंग ग्रुप है उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मतलब साइनाइड है तो CO, अगर इसकी CN की ट्रांसपोजिशन में CO है, या फिर ट्रांसपोजिशन में अगर NO है, तो अगर CN की ट्रांसपोजिशन में NO है तो उसे CN हटा सकता है, लेकिन H नहीं हटा सकता। और अब यहां आ जाए, अगर मान लो H है ट्रांसपोजिशन में तो NO भी हटा सकता है। मींस अगर हम ये कहें, इस तरह से समझें आप कि यहां पर अगर CN है, या यहां एक ही ले लें हम, यहां पर ये है CN और यहां है CO, तो CO से ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होगा CN और CO के बीच में वही हटा सकता है। लेकिन मैं कहूं कि यहां पर NO है, बाकी यहां कुछ भी नहीं, ठीक है, लिगेंड और लिगेंड। अब मान लो यहां पर आ जाए NO, तो आप देखोगे कि ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा CN और यहां क्या आ जाएगा NO। नो, 2 मिनट, NO है और आपने यहां पर किससे सब्स्टिट्यूशन कराया, CO से, तो यहां कौन आ जाएगा CO, और निकल के कौन बाहर हो जाएगा NO। क्यों? क्योंकि CO का ट्रांस इफेक्ट NO से ज्यादा है, तो ऐसे में NO इस तरह से हट जाएगा। तो यहां तक ये बात तो आगे की है, ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट का, ऐसे ही इस तरह से। तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये इंटरमीडिएट है, ये वीक होते हैं, और ये जो है आप देख रहे हैं ये क्या होते हैं, और इसमें सबसे वीकेस्ट होता है ये। मींस H2 की ट्रांसपोजिशन में कोई ग्रुप है तो वो ऐसे नहीं हटेगा। ओके, अभी हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको अच्छी तरह से। तो पहले तो आप ये ऑर्डर लिखो ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप का। अब देखो बच्चों, जैसे ये एग्जांपल से मैंने आपको सीरीज बता दी कि जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है वो अपनी ट्रांसपोजिशन से ही ग्रुप को हटाता है, बाकी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब मैं ये बताता हूं, जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स है CN, CO, Br, Cl, OH और अमोनिया। ओके, हमने यहां पर ऑर्डर बता दिया, ये लिखा हुआ है CN, CO, NH3, OH का ट्रांस इफेक्ट ऑर्डर। ये क्या है, ट्रांस इफेक्ट ऑर्डर। इन सारे लिगेंड्स में से जिसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है
ध्यान रखें पहले उसी की ट्रांसपोजिशन से क्या होता है, ग्रुप सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना है कि लिगैंड, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम ट्रांसपोजिशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांस डायरेक्टिंग लिगैंड या ग्रुप। समझ गए ना कि जिस लिगैंड का, जिस ग्रुप का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है, पहले वहीं से लिगैंड का सब्स्टिट्यूशन होगा उस लिगैंड की ट्रांसपोजिशन, मतलब जिसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है उसी की ट्रांसपोजिशन से पहले लिगैंड का सब्स्टिट्यूशन होगा। ये लिखा है मैंने कि लिगैंड सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम ट्रांसपोजिशन ऑफ लिगैंड डायरेक्टिंग ग्रुप फर्स्ट। ओके, तो हम यहां देखेंगे सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट किसका है, साइनाइड का। तो इनके किसी के भी ट्रांसपोजिशन से नहीं हटेगा, पहले इसकी ट्रांसपोजिशन से। तो आपने जैसे ही यहां पर एक लिगैंड लाया, ठीक है, कि यहां पर कौन लिगैंड आ रहा है, एल, स्ट्रॉन्ग ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप कौन है यहां पर, साइनाइड। तो लिगैंड आएगा तो ये इसको हटाएगा और इसको हटाते ही तो यहां पर क्या माइनस दिया, तो यहां लिगैंड आ गया। ये बात समझ गए ना कि इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रांस डायरेक्टिंग या ट्रांस इफेक्ट किसका था, साइनाइड का, इसलिए अपनी ट्रांसपोजिशन से इस ग्रुप को हटाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किस ग्रुप का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है उसी ग्रुप की ट्रांसपोजिशन से ही लिगैंड को सब्स्टिट्यूट करना है। एक बार अब यहां तो हो गया। अब यहां आ जाते हैं नेक्स्ट लिगैंड लाइन। तो अब आप देखते हैं कि जो CO है उसका ट्रांस इफेक्ट अमोनिया OH और इसमें जो Cl है उससे भी, ठीक है। तो यहां पर हम ये कहें कि ये है Cl और यहां पर आ जाएगा क्या, अमोनिया, और यहां क्या है, OH। तो अब हम CO की ट्रांसपोजिशन से Cl को हटाएंगे क्योंकि इसकी तो हट गई। अब ये CO अपनी ट्रांसपोजिशन, क्यों, क्योंकि दूसरे नंबर में ये आ गया, तो ये इसने इसको हटा दिया, तो यहां पर लिगैंड आ गया। फिर तीसरे, अगर हम तीसरा लिगैंड एंटर करें तो दो का तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, दो जो ग्रुप थे ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप उनकी ट्रांसपोजिशन के लिगैंड्स का सब्स्टिट्यूशन तो हो गया। तो यहां पर क्या हट गया, Cl माइनस। अब नेक्स्ट लिगैंड लाओगे तो अमोनिया और OH में से अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है इसलिए OH हटेगा और यहां पर OH हट गया और ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया। बात समझ गए अच्छी तरह से कि जिसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है वो अपनी ट्रांसपोजिशन में जो भी लिगैंड है सबसे पहले उसको हटाएगा और फिर ऐसा ही ऑर्डर में आप चलते जाए तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कितने लिगैंड्स हट सकते हैं। अब देखो जरा, सपोज ये हमारे पास 4 Cl, हमने अमोनिया से रिएक्शन कराई, एक Cl हटा, एक अमोनिया उसकी जगह आ गया, अभी कोई ट्रांस इफेक्ट का मतलब नहीं है। अब यहां पर देखो Cl भी है और अमोनिया भी है, तो Cl से Cl, अब हम यहां पर अमोनिया का एंट्री कराएं तो अब आता है कि अमोनिया की ट्रांसपोजिशन से Cl हटेगा या Cl की ट्रांसपोजिशन से Cl हटेगा। तो ध्यान से देखो आप कि अमोनिया और Cl में से किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, Cl का, और अमोनिया का क्या है, कम। इसका मतलब है कि जब अमोनिया आएगा तो इनमें से एक ये है और एक ये है और एक ये है Cl। तो देखो इसकी ट्रांस में ये Cl है, इसकी ट्रांस में ये Cl है। तो Cl का जो ट्रांस इफेक्ट है ज्यादा, मतलब ये मोर रिएक्टिव क्या होगा, या लिवाइल, ठीक है, मोर रिएक्टिव लिगैंड हो जाएगा और ये क्या रहेगा, लेस रिएक्टिव लिगैंड। तो अब जानते हैं ट्रांस इफेक्ट की, जब किसी पर्टिकुलर ग्रुप की ट्रांसपोजिशन में कोई ग्रुप हो और वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाए, किसी को क्या बोलते हैं, ट्रांस इफेक्ट। तो अमोनिया की अपेक्षा क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, ऐसे में अमोनिया की ट्रांसपोजिशन का जो क्लोराइड है वो लेस रिएक्टिव रहेगा और क्लोराइड की ट्रांसपोजिशन का जो ग्रुप है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अमोनिया जब आएगी तो ये इस Cl को हटाएगी और यहाँ जाएगी, तो यहाँ Cl निकल गया और यहाँ पर इस तरह से अब दो अमोनिया, तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या बन जाएगा, सिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए ना कि टेट्राक्लोरो कोई कॉम्प्लेक्स और अमोनिया की रिएक्शन कराएं तो क्या प्रोडक्ट सिस बनेगा या ट्रांसफर ये सिस बनेगा। अब देखो, अब चारों अमोनिया है, आपने Cl एंटर करा दिया, एक अमोनिया हट गया और वहां पर क्या आ गया, Cl। ओके, अब वही फिर ध्यान रखना है कि यहां पर Cl है और यहां पर देखो Cl की पोजीशन में अमोनिया है, अमोनिया, तो ये जो होगा हम इसे लिखेंगे मोर रिएक्टिव, ठीक है, लिगैंड। क्यों, क्योंकि Cl का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज्यादा है
तो और ये वाला कैसा होगा, लेस रिएक्टिव लिगेंड। तो जैसे ही Cl एंटर होगा तो उसको हटाएगा जो ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ट्रांस इफेक्ट यही कहता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव लिगेंड है वो पहले हट जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो Cl यहां आ जाएगा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बात समझ गए होगा, मैंने हर तरह से आपको समझा दिया कि अगर ये अलग अलग लिगेंड्स हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड जिसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है, पहले इसकी ट्रांस पोजीशन से हटाएं लिगेंड को, फिर उससे और कम वाले और उससे कम वाले। अब इस तरह से मान लो चारों ग्रुप एक से थे, फिर आपने दो ग्रुप अलग अलग हो गए, तो ध्यान से देखें कि जिसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है उसकी ट्रांस पोजीशन के ग्रुप को ही हटाएं। तो Cl का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज्यादा है, तो Cl की ट्रांस पोजीशन में Cl है, तो ये मोर रिएक्टिव होगा, ये लेस रिएक्टिव। ऐसे में अमोनिया मोर रिएक्टिव Cl को हटा देगा। अमोनिया में आपने देखा एक Cl आगे चार अमोनिया थे, अब Cl और अमोनिया में से Cl का ज्यादा इफेक्ट है ट्रांस इफेक्ट, इसलिए ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा, ये लेस रिएक्टिव, और इस तरह से Cl की ट्रांस पोजीशन में फिर Cl आ जाएगा। इस तरह का हमें क्या करना है, इफेक्ट बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे ट्रांस इफेक्ट को, तो आप इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, एक थ्योरी बताता हूं कि ट्रांस इफेक्ट क्यों आता है, कि जब कोई ग्रुप ऐसा हो जो स्ट्रॉन्ग ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट रखता है तो उसकी ट्रांसपोजिशन का जो लिगेंड है वो क्यों हट जाता है, उसकी रिएक्टिविटी क्यों बढ़ती है। तो देखो इस तरह का रीजन दिया गया, पोलराइजेबिलिटी थ्योरी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है कि जो देखो लिगेंड और मेटल, यहां पर अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखें तो मेटल आयन कैटाइन है और लिगेंड क्या है, एनाइन है। तो मेटल आयन जब कैटाइन है और लिगेंड एनाइन है तो पोलराइजेशन वाला जो फाजान्स रूल है कि जो मेटल आयन है वो लिगेंड को क्या कर देता है, पोलराइज्ड कर देता है, मींस उसके क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो किसी भी लिगेंड की या किसी भी एनाइन की वो टेंडेंसी जिसके कारण वो बहुत ही आसानी से पोलराइज्ड हो जाए, इसी को बोलते हैं हम क्या, पोलराइजेबिलिटी। समझ गए ना, कि कोई भी लिगेंड है, नेगेटिव आयन है, अगर वो बहुत ही इजी गोइंग क्या हो जाए, पोलराइज्ड हो जाए, मींस उसका क्लाउड में आसानी से कहां की तरफ शिफ्ट हो जाए, किसी कैटाइन की तरफ, तो इसे हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, ध्रुवणता। तो इसमें क्या बोला गया कि ट्रांस इफेक्ट इज ड्यू टू हाई पोलराइजेबिलिटी ऑफ ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर मान लो यहां पर Cl माइनस जुड़ा है और यहां Cl माइनस जुड़ा है और यहां बीच में मेटल आयन है, तो आप देखोगे कि मेटल आयन Cl के भी क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा और Cn के भी क्लाउड को खींचेगा, लेकिन Cn के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचना आसान है, इजी है देन क्लोराइड। ऐसा इसका मतलब है कि जो Cn ग्रुप है उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। तो हाई पोलराइजेबिलिटी ऑफ ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप व्हिच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स लिविंग लिगेंड and electronic repulsion arises between metal ion and living ligand। देखो मैं बताता हूं, जैसे ये लिगेंड था L1 और ये है L2, सपोज ये है हमारे पास ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप, मैं इसको TDG से लिखूं, ये है हमारे पास बीच में मेटल आयन, ये है लिगेंड, इसको हम बोलेंगे लिविंग लिगेंड, सपोज ये लिविंग है। अब ये ही क्यों हट रहा है, तो उसमें कहा कि ये हाई पोलराइजेबिलिटी, जब हाई पोलराइजेबिलिटी होगी तो ऐसे में ये जो लिगेंड था, समझ गए ना, L1 या TG वाला, इसका क्लाउड मेटल आयन की तरफ ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ऐसे में मेटल आयन का कुछ समय के लिए इंस्टेंट पोलराइजेशन हो जाएगा, तो ये कैटाइन और इस एनाइन का चार्ज एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा करेंगे, और यहां जब कैटाइन का चार्ज ज्यादा आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस तरफ शिफ्ट होगा। ऐसे में इस क्लाउड में और इस क्लाउड में यहां पर क्या अराइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, और यही रिपल्सन क्या करता है, इसको क्या बना देता है, मोर रिएक्टिव बना देगा। तो ये लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव। क्यों, क्योंकि इसके क्लाउड और इसके क्लाउड में जब रिपल्सन लगेगा तो वो हटने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में यहां से लिगेंड हट जाएगा और यहां पर कौन आ जाएगा, X ग्रुप। तो हमने यहां पर L2 लिया था तो L2 हट गया और यहां कौन आ गया बच्चों, L। तो अभी तो मैंने यहां रिपल्सन बताया है कि ये है L, अभी आप यहां ऐसे समझें तो यहां L, तो यहां पर ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अब मान लो यहां पर कोई लिगेंड X आता है तो यहां पर ये तो चिपका रहेगा मेटल से, बट यहां पर कौन आ गया, X, और क्या निकल के बाहर चला जाएगा ये।
तो सीधा समझ गए होंगे कि जो लिगेंड ज्यादा पोलराइजेबिलिटी रखता है वो अपने ट्रांसपोजिशन के लिगेंड को क्या कर देता है, हटा देता है। क्यों? क्योंकि इस पोलराइजेबिलिटी के कारण जो लिविंग लिगेंड है जो हटना है और मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में एक रिपल्सन आ जाता है और वो इसको ज्यादा रिएक्टिव बना देता है। तो यही मैंने लिखा व्हिच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड लिविंग एंड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अराइजेस बिटवीन मेटल आयन एंड लिविंग लिगेंड। Therefore, living ligand becomes more reactive and easily replaced by other ligand. समझ गए बच्चों कि जो लिगैंड ज्यादा ध्रुवणता रखता है, मींस आसानी से ध्रुवित होता है, मींस उसका जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन क्लाउड धनायन की तरफ शिफ्ट होता है उतना ही अच्छा पोलराइजेबिलिटी रखता है। इस पोलराइजेबिलिटी ध्रुवणता के कारण यहाँ पर तो ये कंडीशन बन जाएगी कि मेटल आयन का पॉजिटिव चार्ज और लिगैंड के बीच में अट्रैक्शन आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, ये अट्रैक्शन, बट इस अट्रैक्शन के बढ़ने से यहाँ रिपल्सन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, और रिपल्सन के कारण ये जो ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव हो जाएगा और ऐसे में जो इनकमिंग लिगैंड था ये इसको क्या करेगा, हटा के और जुड़ जाएगा। और यही रीजन है कि इस तरह से ट्रांस इफेक्ट पड़ता है। जो कि आपको ऑर्डर बताया है एक्चुअली में वो उसकी पोलराइजेबिलिटी का भी ऑर्डर है। जितना स्ट्रॉन्ग पोलराइजेबिलिटी जैसे Br माइनस, आयोडाइड माइनस और Cl माइनस और फ्लोराइड माइनस। अब आपसे पूछा जाए कि इन चारों की पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तो सबसे बड़ा एनाइन कौन सा हुआ, आयोडाइड, इसलिए सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी। उससे कम पोलराइजेबिलिटी Br की, उससे कम क्लोराइड की, उससे कम फ्लोराइड की। ऐसे में आप देखोगे आयोडाइड का ट्रांस इफेक्ट ब्रोमाइड से ज्यादा होगा, ब्रोमाइड का क्लोराइड से और क्लोराइड का ज्यादा होगा आयोडाइड से। इसी बेस पर हमें ट्रांस इफेक्ट समझने होते हैं। ऐसे बहुत सारी थ्योरियां दी गई हैं ट्रांस इफेक्ट को समझाने के लिए, मेन ये थ्योरी है जिसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखो बच्चों, अब हम लास्ट में आ जाते हैं और ये है एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, मैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूं। तो पहला है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल्स। आप देखोगे कुछ बेसिक रेडिकल्स क्षारीय मूलक जो होते हैं, ठीक है, उनका जो एनालिसिस की जाती है, उनका आइडेंटिफिकेशन जो किया जाता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से होता है। समझ गए बच्चों, क्षारीय मूलकों का जब आप गुणात्मक विश्लेषण करते हैं प्रैक्टिकल में, जब क्षारीय मूलक करते हैं तो आप देखते हैं कुछ ऐसे जैसे कि Cu2+, Ag+, Fe3+, Ni2+, Zn2+, इनको अगर हम एनालाइज करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पर बेस्ड है। जैसे कॉपर, आपको कोई सॉल्ट दिया गया है कॉपर का, कॉपर 2+ का, जैसे कॉपर सल्फेट, और आप उसका सॉल्यूशन बना के, ओरिजिनल सॉल्यूशन बना के, मूल विलयन बना के, जैसे ही पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये क्या है बच्चों, पोटेशियम फेरो और साइनाइड। ओके, जैसे ही आप इसको मिलाते हैं तो आप देखते हैं चॉकलेटी प्रेसिपिटेट आता है ब्राउन से कलर का। तो ये किसका होता है, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। तो इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनता है क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, और इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमें दिया गया बेसिक रेडिकल क्या है, कॉपर। दूसरा है आयरन, फेरिक 3+, मतलब फेरिक आयन, Fe3+ आयन, इसका आइडेंटिफिकेशन करना है आपको। फेरिक क्लोराइड दिया गया है या कोई भी सॉल्ट दिया गया है फेरिक का, तो आप उसमें जैसे ही पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाते हैं आप देखते हैं फेरिक फेरोसाइनाइड, ठीक है, फेरिक फेरोसाइनाइड ये कहलाता है फेरोसाइनाइड का एक प्रूशियन ब्लू प्रेसिपिटेट, बिल्कुल नीला प्रेसिपिटेट आता है जो इस तरह से बनता है। ध्यान रखें कि यहाँ पर इसकी 2+ स्टेट है और यहाँ पर कितनी है, 3+। तो इसका 4- तो 3 के हो गए 12 और इनके हो गए, तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल कितना चार्ज चाहिए हमें, 12+ चाहिए, 12- चाहिए। तो 12- के लिए तो ये हो गए 3 और इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनता है फेरोसाइनाइड। या कई बार ऐसा लिखा होता है NaFeFeCN6, तो ये भी फेरोसाइनाइड का ही, ये भी क्रूशियल ब्लू कलर देता है। ऐसे ही निकल 2+ का कोई निकल सल्फेट, निकल क्लोराइड, निकल कार्बोनेट लें और आप उसको NH4OH में डिसॉल्व करके जैसे ही DMG डालते हैं आप देखते हैं निकल ग्लाइऑक्सिम का एक रेड प्रेसिपिटेट आता है। इसमें स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखें कि यहाँ पर जो ग्लाइऑक्सिम है, मतलब आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें कि ग्लाइऑक्सिम का होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है इसका, ये है डबल बॉन्ड और यहाँ पर OH, तो ये लोन पेयर, बाद में ये H हट जाता है NH4OH की, तो यहाँ माइनस और यहाँ तो ये निकल में तो एक ही, ये लोन पेयर डोनर एक ही,
तो इस तरह से दो DMG ग्रुप जुड़े हैं। ध्यान रखें इनमें एक DMG का OH और दूसरे का O, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं जस्ट यहाँ पर, और एक DMG में एक नेगेटिव चार्ज होता है, टोटल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पूछा जाता है कि इसमें कितनी 5 मेंबर्ड रिंग है, तो आप देख रहे हैं 2 5 मेंबर्ड रिंग है, 2 6 मेंबर्ड रिंग है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकल का कितना है 4 और ऑक्सीडेशन नंबर है +2। ओके, तो इस तरह से ऐसे कई हैं। ऐसे सिल्वर का प्रेसिपिटेट आता है EgCl, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं वो डिसॉल्व हो जाता है, इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि सिल्वर आयन हमें दिया गया है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो ये पहला एप्लीकेशन। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट एप्लीकेशन है एक्सट्रैक्शन ऑफ इनर्ट मेटल्स। आपने देखा होगा कि गोल्ड है, सिल्वर है, इनका जो एक्सट्रैक्शन है वो नॉर्मल मेथड से नहीं होता। इनके लिए एक मेथड यूज होती है मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, इसी को बोलते हैं साइनाइड प्रोसेस या हाइड्रोमेटलर्जी। इसमें क्या करते हैं कि ये है गोल्ड, सिल्वर या गोल्ड के ओर, ये क्या है ओर है, या फिर प्योर मेटल भी हो सकते हैं। ओर में ये अपनी नेटिव स्टेट में भी हो सकते हैं। तो इन मेटल्स या इन ओर्स को साइनाइड NaCN में डिसॉल्व कर दिया जाता है, KCN में या NaCN में। तो इस तरह के ये साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनते हैं बच्चों। क्या बन जाते हैं? साइनाइड कॉम्प्लेक्स। और ये कैसे होते हैं? वाटर सॉल्यूबल। तो जितनी इंप्योरिटीज होती हैं वो तो इनसॉल्यूबल रही, लेकिन जितना गोल्ड या सिल्वर था वो साइनाइड में डिसॉल्व हो गया और इस तरह का ये साइनाइड कॉम्प्लेक्स बना। बाद में इस कॉम्प्लेक्स को छानकर अलग किया जाता है और फिर मिलाया जाता है इसमें क्या? जिंक। तो जिंक सिल्वर को सब्स्टिट्यूट कर देता है या गोल्ड को सब्स्टिट्यूट कर देता है और ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सॉलिड स्टेट में बाहर हो जाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन में रह जाता है। तो इस तरह से गोल्ड या सिल्वर का जो एक्सट्रैक्शन है आप देख रहे हैं ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पर बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट है इन मेटल प्यूरिफिकेशन। तो निकल है, टाइटेनियम है, जर्कोनियम, इन मेटल्स का जो प्यूरिफिकेशन होता है, मींस इनसे इंप्योरिटीज हटानी होती हैं, तो भी यहाँ पर इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पर बेस्ड है। देखो एक होती है मॉन्ट प्रोसेस। जब हम अभी आगे मेटलर्जी वाला चैप्टर लेंगे तो आप देखोगे वहां निकल का जो प्यूरिफिकेशन किया जाता है वो निकल कार्बोनाइल बना के किया जाता है। तो ये इम्प्योर निकल है मेटल के फॉर्म में, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पास की, सपोज इसका टेम्परेचर है T1, फिर इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बन गया वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को हटाया जाता है और फिर इकट्ठा करके और फिर और टेम्परेचर T2 दिया जाता है जो कि T1 से ज्यादा होता है। तो कार्बोनाइल ग्रुप हट गया, क्योंकि मेटल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रखता है, इसलिए इसमें क्वालिटी या केमिकल नेचर पर इफेक्ट नहीं पड़ता और इस तरह से प्योर मेटल हमें मिल जाता है और कार्बोनाइल ग्रुप हट गया। ऐसे ही 1RKL प्रोसेस है, टाइटेनियम है, जर्कोनियम है, इस तरह से इनको आयोडीन के साथ ट्रीट किया जाता है T1 टेम्परेचर पर। तो पहले इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना, ये भी वोलेटाइल होता है। फिर इस वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स को फिर आगे हीट किया जाता है, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा कर दें तो इस तरह से प्योर टाइटेनियम या फिर क्या जर्कोनियम हमें मिल जाता है और आयोडीन अलग हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स का क्या हो रहा है बच्चों? फॉर्मेशन। तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, थर्ड एप्लीकेशन है इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो आपने देखा होगा बायोलॉजिकल सिस्टम में हीमोग्लोबिन हो गया, क्लोरोफिल हो गया, विटामिन B12 हो गया, साइन, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन हो गया, इसके अलावा साइटोक्रोम्स हो गए, ये सब कॉम्प्लेक्स होते हैं। देखो कैसे, हीमोग्लोबिन जो होता है Fe2+ और पोरफायरिन ये होती है Fe2+, और ये जो रिंग दिख रही है ना आपको नाइट्रोजन पायरोल रिंग, एक पायरोल रिंग, दूसरी पायरोल रिंग, तीसरी पायरोल, चौथी पायरोल रिंग, इस आयरन को हटाने के लिए पोरफायरिन रिंग है। तो इनका एक कॉम्प्लेक्स है जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, समझ गए ना, रेस्पिरेशन में। इसमें आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, जिसमें एक तरफ पे जुड़ता है O2 और एक तरफ जुड़ा होता है हीमोग्लोबिन। बाकी ये रिंग होती है CH3CH, CH3CH, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ CH3CH, डबल बॉन्ड CH2, बिल्कुल सेम ये दो ग्रुप हैं और सेम ये दो ग्रुप हैं। इस तरह से ये है हीमोग्लोबिन। ऐसा ही स्ट्रक्चर मैग्नीशियम का होता है, यहाँ Mg होता है और साइड में कुछ रिंग्स, ये जो ग्रुप्स हैं वो थोड़ा अलग होते हैं। बाकी उसमें भी पोरफायरिन रिंग होती है। तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम 2+ और पोरफायरिन का कॉम्प्लेक्स है जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। साइटोक्रोम C है जो कि Fe2+ और ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं। प्लास्टोसाइनिन कॉपर 2+,
ओके, कॉपर 2+ का और किसका जो है एक ऑर्गेनिक लिगेंड का कॉम्प्लेक्स है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस में यूज होते हैं, जब फोटोसिंथेसिस चलती है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस में यूज होते हैं। ऐसे ही विटामिन B12 है जो कि साइनोकोबालामिन कहलाता है, जो कोबाल्ट 3+ और ऑर्गेनिक लिगेंड है, और ये हमारी बॉडी में ब्लड का जो है कंट्रोल कंडीशन में रखता है, एनीमिया इसकी कमी से हो जाता है, ठीक है। Fe3+ और EDTA का एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसका यूज होता है जो प्लांट्स होते हैं उनमें, किसके लिए, प्लांट्स में Fe3+ या फेरिक आयन की सप्लाई करने के लिए। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में जो यूज होते हैं, तो आप इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट एप्लीकेशन है इन मेडिसिन। तो सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन जो है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, सिस फॉर्म में है, ये डाइअमोनिया डाइक्लोरो कॉम्प्लेक्स है ये प्लेटिनम का। तो इसका यूज जो होता है सिस्प्लेटिन का, वो कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है, एंटी कैंसर ड्रग बनता है। ये क्या होता है, एंटी कैंसर ड्रग होता है बच्चों। तो इसका यूज होता है जिसमें प्लेटिनम की 2+ स्टेट है। ऐसे ही एक होता है BAL, ब्रिटिश एंटी लेविसाइड। तो ये जो कंपाउंड है ये है ब्रिटिश एंटी लेविसाइड। ये इसका यूज जो होता है इस लेविसाइड के पॉइजनस इफेक्ट को कम करने, तो इन दोनों के मिलने से कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो एंटी ब्रिटिश लेविसाइड यूज्ड फॉर सप्रेशन ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ लेविसाइड, समझ गए ना। तो इसमें भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। EDTA यूज्ड फॉर द सप्रेशन ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ EDT लेड, किसका, PB का। समझ गए बच्चों कि शरीर में PB का इफेक्ट, पॉइजनस इफेक्ट कम करना है तो उसके लिए भी EDTA का यूज होता है। EDTA लेड 2+ के साथ क्या बना लेता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ऐसे ही डिपेनिसिलामाइन और डेस्फेरोक्सिम B, इनका यूज होता है प्लांट्स में जब आयरन और कॉपर ज्यादा हो जाता है तो उनके रिमूवल में। तो ये भी इन कॉपर और आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के बॉडी से बाहर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कुछ हैं जिनका मेडिसिन में यूज होता है, तो आप इसको नोट करें। तो ये देखो बच्चों, और कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जैसे इन कैटालाइसिस। तो आप देखोगे कि जो होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन होता है, समझ गए ना, ये कौन सा है, होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन या होमोजीनियस कैटालिसिस। इसमें एक कैटालिस्ट यूज होता है विल्किंसन, ठीक है, विल्किंसन कैटालिस्ट। तो विल्किंसन कैटालिस्ट होता है RHCl PH3P होल थ्राइस, जो कि गैसियस फॉर्म में होता है। इस कैटालिस्ट से इसमें हाइड्रोजनेशन होता है, जबकि निकल की प्रेजेंस में हेटेरोजीनियस कैटालिसिस है। तो यहाँ पर ये जो Cl हटता है और ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहाँ पर ये एक्टिव होने के कारण बहुत इजी वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाती है, और इस तरह से ये अलग हो गया और ये हाइड्रोजनेशन चलता रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर विल्किंसन कैटालिस्ट भी एक कॉम्प्लेक्स ही है जिसका यूज किसमें होता है, हाइड्रोजनेशन में। ऐसे ही फोटोग्राफी में देखोगे कि जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है, जब उसमें ऑब्जेक्ट बन जाता है तो जो अनइफेक्टेड सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसको हटाना होता है। मींस अब यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट को फिक्स करना होता है, डेवलप करना होता है, तो वहां पर हाइपो सॉल्यूशन डेवलपर के फॉर्म में यूज होता है। ये जितना भी अनइफेक्टेड Br होता है, AgBr उसको डिसॉल्व करके से कॉम्प्लेक्स में बदल देता है, और अब फोटोग्राफिक प्लेट को हम लाइट में ला सकते हैं। ओके, तो वहां पर भी एक कॉम्प्लेक्स बना है, तो यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही थैलोसाइनिन ब्लू एक कॉम्प्लेक्स होता है कॉपर का। कॉम्प्लेक्स किसका है, कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर 2+, जिसका यूज होता है डाइज के फॉर्म में। इसके अलावा AgCN होल ट्वाइस, AuCN होल ट्वाइस 1- यूज होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस मैंने बता दिए, और भी यूजेस आप बुक में मिल जाएंगे, वो देख लें। तो इस तरह से ये हमारा पूरा एक चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर लेंगे वो है हमारा मेटलर्जी, ओके, जिसमें हम मेटल एक्सट्रैक्शन की सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मेटल के एक्सट्रैक्शन को देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।